in this video we are going to discuss the chapter मेघ आए जो कि हिंदी क्षितिज बुक क्लास 9 का एक सिलेबस का पार्ट है। अब मेघ आए कविता ग्रामीण संस्कृति से हमें जोड़ती है। यहाँ पर क्या किया गया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जब किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई मेहमान या पाहुन या दामाद आता है तो वहाँ पर जिन भी रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जो भी गतिविधियाँ होती हैं ना, उन सभी का वर्णन किया है और वो भी आंचलिक भाषा में किया है। आंचलिक भाषा अर्थात कि इनकी भाषा शैली की एक विशेषता है जिसमें ये क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली बोली या भाषाओं से निर्मित शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का ज्ञान भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघ आए बंठन के सवर के। यहाँ पर कहा गया है कि जो मेघ है, मेघ अर्थात बादल, तो बादलों का आना मेहमान के आने के समान है। ठीक है, जिस प्रकार गांव में बादल आते हैं ठीक उसी प्रकार गांव में जब मेहमान आते हैं तो दोनों का इंतज़ार गांव के वासी बड़े ही बेसब्री से करते हैं। अब अगर हम बात करें अपने भारतीय लोगों की, तो हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, और यहाँ पर अधिकतर जो कृषि वर्ग हैं वो वर्षा पर निर्भर रहते हैं अपनी खेती को सक्सेस करने के लिए। मतलब कि उनकी खेत में उगने वाले फसल पूरी तरीके से सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होते हैं और इस वर्षा का इंतज़ार जो किसान है, जो कृषक वर्ग हैं, वो बड़े ही बेसब्री से करते हैं। तो जो मन में उनकी भावना एक बादल के आने के समय रहती है, क्योंकि बादल ही वर्षा लाती है। ठीक इसी प्रकार जब गांव में कोई मेहमान आते हैं तो वही मन में हलचल, गांव वालों के मन में वही हलचल देखने को मिलती है। तो देखिए क्या लिखा है कि मेघ आए बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बंठन के सवर के। कहा गया है कि जब मेघ आते हैं तो मेघ आकाश में छाए हुए काले बादल वर्षा के जल से युक्त हैं और उनका इसी जल से युक्त होना उनका सज संवर कर आने के समान है ना। क्योंकि जब बादल आकाश में होते हैं तो सामान्य रूप से जो बादल देखने को मिलते हैं उनका इंतज़ार किसी भी किसान को नहीं होता। किसान ऐसे बादलों का इंतज़ार करते हैं जो अपने साथ वर्षा को लेकर आते हैं और ऐसे बादल हमेशा काले ही होते हैं। तो मेघों का बन ठन कर या संवर कर आना उनके वर्षा के पानी से युक्त होने के समान है। ठीक है, जिस प्रकार कोई भी शहरी दामाद या शहरी मेहमान या शहरी आगंतुक मेहमान जब गांव में आता है तो वह सज संवर कर आता है, ठीक इसी प्रकार बादल भी वर्षा के पानी से युक्त होकर काले रंग के होकर आकाश में छा गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे सज संवर कर आए हैं। इस कविता में मेघ का प्रतीकार्थ घर में आए उस मेहमान की तरह है जिसका सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ठीक वैसे ही मेघ के आने से प्रकृति में प्रत्येक उपादात हर्षोल्लास से युक्त है। मतलब जब भी कोई भी मेहमान आता है तो हर लोगों के मन में एक हलचल रहती है, सब उत्सुक रहते हैं, उसके आने का इंतजार करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब मेघ आते हैं तो मेघ आने की खबर सुनकर के जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं या उपादात हैं, जैसे कि वृक्ष हो गए, हवा हो गई, ये सभी अपने उत्साह को अन्य या भिन्न भिन्न क्रियाओं से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक चीज़ों का जो उदाहरण कवि ने लिया है वो है शीतल हवा। ठीक है, तो मेघ के आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए शीतल हवा प्रसन्नता पूर्व चल रही है। जिस प्रकार ग्रामीण लोग किसी शहरी आगंतुक की खबर सुनकर उसे देखने के लिए अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खोल लेते हैं, ठीक वैसे ही मेहमान रूपी मेघ के आगमन की सूचना देने वाले हवा के कारण ग्रामीण अंचल के खिड़की दरवाजे खुल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आगे आगे नाचती गाती बयार चली, अर्थात शीतल ठंडी हवा जो है वह बादलों के आने से पहले ही आभाषित हो गई कि बादल आ रहे हैं और उस आभास का या उस सूचना को पूरे गांव में फैलाने के लिए वह गांव भर घूमती है। हवा तेज़ चलने लगती है। जब भी बादल आते हैं तो उससे पूर्व हवा बहुत तेज़ चलने लगती है, आंधी आने लगती है ना। और इस तेज़ हवा या तेज़ वेग से क्या होता है कि
प्रत्येक घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगती है। ये अकस्मात होता है, अपने आप होता है। परंतु जब सच में एक गांव ग्रामीण क्षेत्र में शहरी मेहमान या आगंतुक आते हैं तो प्रत्येक गांव के व्यक्ति उन्हें अपने दरवाजे खिड़कियां खोल करके देखने का प्रयास करते हैं। तो वैसा ही कार्य यहाँ पर हवा भी कर रही है, जो कि उनके यानी कि जो प्रकृति में जो बादल आ रहे हैं उनकी सूचना देने के लिए पूरे गांव में चल रही है और प्रसन्नता पूर्व चल रही है। ठीक है, और उस प्रसन्नता को लोग महसूस कर दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं और उस ग्रामीण अंचल के प्रत्येक दरवाजे खिड़की ऐसे ही खुल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा देखिए कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बंठन के सवर के। मतलब प्राकृतिक उपादात में जो भी हलचल होती है, जैसे मैंने बताया था ना कि जो भी प्रतिक्रिया देते हैं जब भी कोई मेहमान या आगंतुक आता है, तो प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं वो अपनी प्रतिक्रिया कैसे देती हैं, इनका भी वर्णन किया गया है। तो बादलों के आने की खबर सुन वृक्ष भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, जब भी कोई मेहमान आता है तो हम देखते हैं ना कि जितने भी नव युवक होते हैं उस मेहमान को अपनी गर्दन उचका करके देखते हैं। ठीक इसी प्रकार जब बादल आते हैं, हवा चलती है, तो हवा चलने के कारण क्या होता है कि वृक्ष की शाखाएं हिलने लगती हैं और उन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है, वृक्षों को देख ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रसन्न मुख होकर के प्रसन्नतापूर्वक बादल को देखने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार एक नव युवक मेघ रूपी मेहमान के आने पर अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करके उसे देखने का प्रयास करता है। ठीक है, अब बादलों के आने की पूर्व सूचना देने वाली शीतल हवा उनके आगमन पर आंधी में परिवर्तित हो गई। पहले हवा कैसी थी? शीतल थी, पर जब बादल और ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो शीतल जो ठंडी हवा हमें पहले महसूस होती है वो अब आंधी में बदल जाती है, विनाशक हो जाती है ना। तो क्या कहते हैं कि जब ये हवा आंधी में परिवर्तित होती है, जिसका वर्णन कवि ने धूल से किया है, तो इस गोल गोल वृत्ताकार घूमती हुई धूल को देखकर ऐसे प्रतीत होता है जैसे कोई किशोरी बालिका, छोटी सी बच्ची जो अपने घर से बाहर है, वह मेहमान को आते हुए देख अपना घाघरा उठाए भाग रही है और किसी को उनके आने की खबर देना चाहती है। जैसे कि हमने देखा था कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली, अर्थात कि जो शीतल हवा है वो बादलों के आने पर आभाषित हो गई थी और उनके आने की सूचना जो थी वह प्रत्येक गाँव वासियों को देना चाहती थी। जब बादल और एकत्रित होने लगते हैं और पास आने लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो जो ये हवा होती है, शीतल हवा होती है, वह आंधी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इस आंधी को कवि ने कविता में धूल के उस वृत्ताकार गोल गोल घूमते वाले उस चक्र से प्रदर्शित किया है और इस चक्र का मानवीकरण एक किशोरी बालिका के रूप में किया गया है, जो कि वह आए हुए आगंतुक को देख करके अपना घाघरा उठा करके भाग रही है। क्योंकि तेज हवा नदी के बहाव का अवरोध करती है, तो उस अवरोध हुई नदी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कि मेघ को आता हुआ देख हैरान होकर वह रुक सी गई हो। जैसे कि हम देखते हैं ना कि अगर नदी हवा के विपरीत दिशा में बह रही है तो उसकी रफ्तार में थोड़ी सी ठहराहट आती है। तो जब हवा या आंधी चलती है और नदी उसके उल्टे दिशा में बहती है तो हवा तेज़ है और तेज़ हवा के कारण जो है नदी रुकी हुई सी प्रतीत हो रही है। अब इसका मानवीकरण कैसे हुआ है? यहाँ पर नदी का प्रतीक अर्थ है ग्रामीण स्त्रियों से, जो अपना घूंघट खिसका करके आए हुए मेहमान को तिरछी नज़रों से देखती है। फिर लेखक ने क्या लिखा है? देखो कवि ने क्या लिखा है, मेघ आए बंठन के सवर के। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो इस कविता का मूलाधार है उस पर
कह सकते हैं कि बल डालने के लिए लेखक ने इस पंक्ति को बार बार लिखा है, मेघ आए बंठन के सवर के। हर एक स्टैंजा के लास्ट में आप देखेंगे कि ये लाइन रिपीट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से समराइज करती हूँ कि बादलों के आने की खबर सुन वृक्ष भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब वे गाँव के उस नवयुवक के समान हैं जो मेघ रूपी मेहमान के आने पर अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करके उस मेहमान को देखने का प्रयास कर रहे हैं। बादलों के आने की पूर्व सूचना देने वाली शीतल हवा उनके आगमन पर, उनके आने पर आंधी में परिवर्तित हो जाती है, जिसका वर्णन कवि ने धूल से किया है। इस गोल गोल वृत्ताकार में घूमती हुई धूल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई किशोरी बालिका अपने घर से बाहर जो निकली हुई है वो किसी मेहमान को आता हुआ देख अपना घाघरा उठाए भाग रही है। क्योंकि तेज हवा नदी के बहाव को अवरोध करती है, उसके विपरीत जाती है तो उसे रोकती है, तो उस अवरोधित हुई नदी को देखकर ऐसे लग रहा है मानो वह मेघ को आता हुआ देख हैरान होकर के रुक सी गई है। यहाँ पर नदी का प्रतीकार्थ उन ग्रामीण स्त्रियों से है जो कि अपना घूंघट खिसका करके आए हुए मेहमान को तिरछी नजरों से देख रही हैं। मेघ का आना गांव वालों के लिए प्रसन्नता का विषय क्यों है, इसका हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बादलों के आने पर प्रकृति में जिन जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए, तो इसका भी हम लोग लिख सकते हैं ना कि धूल का उड़ना, आंधी का चलना ना, खिड़की दरवाजे घरों के खुलना और नदी का रुकना ना, और कह सकते हैं कि पेड़ों का ऊपर नीचे होना, ऊंचा कुछ चक्कर के देखना, ये सब चीज़ें। फिर क्या है, थोड़ा सा बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बात सुधीली ने बोली अकलाई लता ओट हो किवार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बंठन के सवर के। तो व्याकुलता से प्रतीक्षारत व्यक्ति अपनी उस इच्छाओं की प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं जब बादल आ जाते हैं ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति बादलों की या आने वाले मेहमान की प्रतीक्षा करता है, और जब वह आते हैं तो वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। सबसे पहले कवि ने बादल के आने या किसी भी मेहमान के आने पर किसका उदाहरण लिया है, दीर्घजीवी पीपल के पेड़ का। पीपल के पेड़ का क्यों, क्योंकि पीपल का पेड़ प्राचीनतम रूप से अपने मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत ही पुराना होता है। पीपल, बरगद, नीम आदि पेड़ जो गांव में होते हैं वो बहुत वर्ष तक लगे रहते हैं, तो वह अपनी प्राचीन स्थिति को दर्शाते हैं। तो जिस प्रकार जब कोई भी मेहमान घर पे आता है तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने झुक कर के नमस्कार करता है, ठीक इसी प्रकार जब हवा चलती है और बादल आ जाते हैं ना, तो जो पेड़ हैं वो झुकने लगते हैं, बूढ़े पीपल के पेड़ वो झुकने लगते हैं, ठीक है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तरह बूढ़ा पीपल ग्रामीण परिदृश्य में आगे बढ़ता है, आंधी आने पर अपना उल्लास दिखा रहा है। पीपल के पत्ते के समान मन की चंचलता आयु में सबसे अधिक है और आगे बढ़कर वह मेघों के आने के लिए कह सकते हैं कि मेघों के आने पर उनका अभिवादन कर रहा है, उनका स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पीपल के पत्ते क्या होते हैं कि हिलते हैं ना, जब ये हवा चलती है तो पीपल के पत्ते लहराने लगते हैं। तो ये पीपल के पत्तों का हिलना मन के चंचलता को दर्शाता है ना, कि किस प्रकार हमारा मन उत्सुक रहता है, चंचल रहता है जब हमारे घर कोई आने वाला रहता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई मेहमान आ जाता है तो ग्रामीण परिदृश्य में जब कोई बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़कर आए हुए मेहमान का स्वागत करता है, ठीक उसी प्रकार बूढ़े पीपल को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर बरस बाद सुधीली बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, मतलब कि एक वैवाहिक स्त्री को लता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। क्यों लता का ही क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि अन्य वृक्षों में लता को सबसे सुकुमार माना जाता है, ठीक है, सबसे कह सकते हैं कि नया या फिर सॉफ्ट जो होता है उसे माना जाता है, ठीक है। तो शिकायत के रूप में जो लता है वो व्याकुल होकर के दरवाजे की ओट से छिपकर शिकायत करती है, बादल से शिकायत करती है कि 1 वर्ष बाद तुमने मुझे याद किया। फिर हर साया ताल लाया पानी भरात भर के। जब भी ग्रामीण संस्कृति में होता है कि जब भी कोई व्यक्ति या मेहमान आता है तो उस आए हुए मेहमान के पैर पखारे जाते हैं,
ना। ये पैर पखारने की रीति का वर्णन यहाँ पर किया है कि तालाब भी अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए परात में पानी भर कर लाते हैं ना, परात में पानी भर कर लाते हैं। अब यहाँ पर तालाब का या ताल का जो प्रतीकार्थ है वो किससे है? घर के सेवक या फिर वैवाहिक स्त्री के भाई से, मतलब कि जो आए हुए दामाद हैं उसके साले से, ठीक है। तो कोई भी घर का सेवक या जो साले होते हैं, वैवाहिक स्त्री के भाई होते हैं, वो परात में पानी भर कर लाते हैं जिससे कि आए हुए आगंतुक के पैर पखारे जाते हैं, ठीक है। अब क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बंठन के सवर के। तो यहाँ पर क्षितिज का अर्थ क्या होता है? क्षितिज एक ऐसा स्थान धरती का, एक ऐसा स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। ये पूरा काल्पनिक होता है। अब अटारी क्या होती है? ये अट्टालिका होती है। तो ऐसे स्थान जो ऐसा ऊपरी स्थान जहाँ पर बादल गहरा गए हैं ना, ऊपरी स्थान या आकाश में बादल गहरा गए हैं और बादलों के आने की प्रमाणिकता बिजली के चमकने से हो गई है। तो जब आकाश में बिजली चमकती है तो बादलों के आने का निश्चय हो जाता है, और जो वैवाहिक स्त्री के मन में जो क्या कह सकते हैं कि भ्रम था कि 1 वर्ष बाद मुझे याद किया, वह भ्रम टूट जाता है। क्यों? क्योंकि बादलों के आने का निश्चय हो जाता है, प्रमाण मिल जाता है। भ्रम टूटने पर लोग बादल से क्षमा मांगते हैं। मन में जो संदेह का गांठ था ना, वो संदेह का गांठ टूट चुका है। संदेह का निवारण होने पर सब्र का बांध टूट गया और वर्षा होने लगी, ठीक है। नव वैवाहिक स्त्री अपने संदेह से बादल से क्षमा मांगती है और अपने बादलों से क्षमा मांगती है, और उनके बीच जो भ्रम की गांठ थी, संदेह का जो गांठ था वो टूट गया, ठीक है। और धर आंसू क्या हुआ कि बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रुधर के, अर्थात वर्षा होने लगी। क्षमा मांगने पर बादल का सब्र जो था वह टूट गया, ठीक है। और क्षितिज या आकाश रूपी अटारी पर, आकाश रूपी भवन के ऊंचे हिस्से पर बादल कह सकते हैं कि वो एकत्र हो गए और वह बरसने लगे, ठीक है।